हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम प्रेशर बेल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट कंसेप्ट्स, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जो इस चैप्टर के हैं उसमें हम समझाते चले आ रहे हैं, आप समझते चले आ रहे होंगे। सीक्वेंस में मैंने कहा है आपको ट्यूटोरियल्स वॉच करने हैं। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हवा के बारे में बताया था कि कैसे राइजिंग एयर है और डिसेंडिंग एयर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है वेदर पर। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताई थी और इस ट्यूटोरियल में हम सीधा सीधा अटैक करेंगे, समझेंगे प्रेशर बेल्ट्स को। सो लेट्स बिगिन। ये डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम को समझने के लिए आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि जो एयर है जब वो मूव करती है ना, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों मूव करती है, तो वो विंड कहलाती है। विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा वो लो प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, मतलब टेम्परेचर कम और ज़्यादा से हाई और लो प्रेशर बनते हैं। कम पर हाई प्रेशर, ज़्यादा पर लो प्रेशर। और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से एयर मूव करती है लो प्रेशर की तरफ, तो विंड बनती है। यानी कि मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का होता है। और आप जानते हैं कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं। तो निश्चित है कि जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं टेम्परेचर कम देखने को मिलता है और पोलर पे तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जमती है। तो हाई प्रेशर तो इधर हुआ ना, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा इसकी तुलना में। और जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमको हीट इंसुलेशन में की वजह से हमें यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक, और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हवाओं का मूवमेंट अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है तो सीधी सी बात है कि हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। और इस प्रकार से सिर्फ यही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। मतलब दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल डायग्राम। और उसके बाद फिर हवाएं यहाँ से राइज करेंगी, है ना, पर जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हवाएं उठती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइज करेंगी, फिर उसके बाद राइज करने के बाद वो एक लिमिट के बाद, वो मैं अभी आपको प्रेशर बेल्ट्स में बताऊँगा, वो फिर नॉर्थ और साउथ मुड़ेंगी, ऐसे जाएंगी, फिर ठंडी होंगी, है ना, फिर सरफेस विंड्स बनेंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर उठेंगी, फिर अपर एयर बनेंगी। तो इस प्रकार से एक सर्कुलेशन हमें जो देखने को मिलेगा इसे कहते हैं सिंगल सेल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मीन्स कि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वहाँ से इक्वेटर की तरफ हवाएं चलेंगी, ठीक है। ये एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा यहाँ से पोलर से, इस प्रकार से। तो एक सिंगल सेल हमारा बनेगा, मतलब एक सेल इधर और एक सेल इधर। सेल का मतलब एक सर्किल पूरा होगा, वो एक सेल बन जाएगा। अब देखिए ना यहाँ कैसे सेल बन रहा है। मतलब देखिए हवाएं इस तरफ मूव कर रही हैं, उसके बाद ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद फिर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमती हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाने के बाद ठंडी भी हो जाती हैं हवाएं। ट्रैवल करते करते ठंडी होने की वजह से फिर वो उतरती हैं पोलर रीजन्स पे। उसके बाद फिर ये इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो एक प्रकार से एक सेल आपका ये बन रहा है, पूरा का पूरा एक सेल बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक सेल यहाँ पे बना, मतलब सिंगल सेलुलर डायग्राम है ये। यूनिसेलुलर भी इसको कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सिंगल सेल हमें देखने को नहीं मिलते, बल्कि हमें 7 बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। और वो जो 7 बेल्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है, मतलब हम एक सिनॉप्सिस तो ले लेते हैं ना, कि इसमें से 3 जो हैं वो थर्मल बेल्ट्स मिलेंगी। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थर्मल बेल्ट का मतलब जहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो सोलर रेडिएशन का होगा उन बेल्ट्स के बनने में, ठीक है, थर्मल बेल्ट्स। और 4 जो हैं वो डायनेमिक बेल्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं पिछले ट्यूटोरियल, मतलब पिछले ही ट्यूटोरियल में इसके मैंने आपको बताया था, यानी जो इसका 6th पार्ट है। और डायनेमिक बेल्ट्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसकी वजह से, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसकी वजह से ये डायनेमिक बेल्ट्स बनती हैं। तो कुल मिला के 3 और 4 यानी कि 7 बेल्ट्स हमें पढ़नी है। और आप कहेंगे सर कि यूनिसेलुलर की वजह से ये 7 बेल्ट्स हमें क्यों देखने को मिलती है? बेल्ट्स का मतलब पट्टी सी, एक रीजन सा बन जाता है ना वो। और सेल का मतलब एक सर्कुलर, एक ऐसे जो बने पाथ बने घूमने, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो वास्तव में 2 प्रकार से, मतलब जो कुछ हवाएं जो होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो उनका जोनल फ्लो बनता है। उनका फ्लो इस तरह से होता है, मतलब दे गो वेस्ट टू ईस्ट। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करूँगा तो टाइम
खर्च होगा, वीडियो लेंदी होगा। और जो मेडिडिशनल फ्लो होता है, मतलब वो हवाएं जो हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। इनमें ट्रफ और क्रस्ट होता है, मतलब कि वो हवाएं ऐसे 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 चलती हैं। तो जो सरफेस विंड्स होती हैं वो सरफेस पे होती हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, वो हमें टच करती हैं। गर्मी के मौसम में जब हवाएं हमें टच करती हैं, हमें महसूस होता है, तो कहते हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इसी तरह से ऊपर भी, मतलब कई किलोमीटर ऊपर जाके हवाएं चलती रहती हैं, जिनको हम महसूस नहीं करते, जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उन्हें हम अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें हम अपर एयर सर्कुलेशन ना पढ़ के हम सिर्फ सरफेस विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ जो विंड्स पोल की तरफ से जो इधर इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, सरफेस पे चलती हुई, ये सरफेस विंड्स हैं। और 7 बेल्ट्स बनने की वजह ये है कि डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस बनती हैं। जब डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस बनेंगी तो डिफरेंट बेल्ट्स भी बनेंगी। और डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस की वजह मैंने आपको बता दी। सोलर रेडिएशन की वजह से 3, मतलब ज़्यादातर जो रोल सोलर रेडिएशन का इसमें प्ले होता है। और जो रोटेशन की वजह से जो बेल्ट्स बनती हैं, यानी जो डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस बनती हैं, है ना, तो दीज बेल्ट्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड डायनेमिक बेल्ट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू सोलर रेडिएशन। अब ये डायग्राम आप देखिए तो आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कुछ लोगों ने, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इधर उधर वीडियोस भी देखे होंगे, पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी, बट एनीवे मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश आपको करूँगा। तो ये समझ में नहीं आता जनरली, क्या बेल्ट्स हैं, क्या मूवमेंट है, कैसे सेल्स बनते हैं। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इस ट्यूटोरियल में जब मैं आपको पूरी तरह चीज़ें समझा दूंगा तो निश्चित है कि आपको बहुत आसानी से आप ड्रॉ भी कर पाएंगे और ये डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो फिर मैं यहाँ लेके आऊँगा और फिर आपको कैसा महसूस होगा इनको देखने के बाद वो आप जानेंगे। तो ये सर्किल मैंने आपके लिए ले लिया, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और ये है इक्वेटर 0 डिग्री, जहाँ पे सन की रेज़ लगभग थ्रू आउट द ईयर सीधा पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बना रहता है। और इस बेल्ट को कितनी दूरी तक हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो 5 डिग्री है। अब ये मत आप बिल्कुल सोचिएगा कि मैं बहुत एग्जैक्ट बना पाऊँगा यहाँ पर, बट समझाने के लिए ये हमारा 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 5 डिग्री। और ये हो गया आपका 5 डिग्री। तो लगभग 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में बेल्ट होती है। वैसे तो ये आगे भी है, 10 डिग्री तक जाती है, लेकिन एक डोल्ड्रम होता है जो वो 5 डिग्री के बीच में रहता है। तो हम इसको कलर कर लेते हैं। ये एक अंदाजे से हमने कर लिया, एक बेल्ट बन गई है। ये है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हम साथ साथ लिखते भी चलते हैं। यानी कि जो सबसे पहली बेल्ट हमारी है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसमें जो पहला पॉइंट है जो हम हमने पढ़ा वो ये है कि ये बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में रहती है। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न और नीचे वाला हिस्सा सदर्न। तो इसका एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ पर वास्तव में होता क्या है, वो ये कि यहाँ पे सन का इंसोलेशन अच्छा खासा होता है, लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि लो प्रेशर। और इस लो प्रेशर की वजह से क्या होगा ज़रा बताइए, हवाएं राइज करती हैं, ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो भी ठंडी भी होती हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सन का जो सोलर रेडिएशन है वो आता है सरफेस पर, तो वो सरफेस हीट होने की वजह से एयर जो उसके ऊपर होती है वो राइज कर जाती है। ऊपर उठी हवा ऊंचाई तक तो जाती है और जाने के बाद फिर उसका जो टेम्परेचर जब डाउन होना शुरू होता है तो कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं। मतलब फर्स्ट रेडिएशन, देन राइजिंग यानी हीटिंग एंड देन राइजिंग, और उसके बाद फिर एक कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं, वेदर बनता है, पानी बरसता है, और फिर हवा ठंडी होने की वजह से फिर वो नीचे उतरना शुरू करती है, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, उसके ऊपर वो हवाएं नहीं जा पाती। ये भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। देखिए ये जो डायग्राम है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपको जो लेयर्स हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर में वो शो कर रही हैं कि हमारी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वेदर फॉर्मेशन की वो यहाँ पर होती हैं। इसलिए जो हवाएं हैं वो पृथ्वी से ऊपर उठती हैं तो ये ट्रोपोपॉज तक जाती हैं,
या थोड़ा सा ऊंचा भी चली जाती हैं कुछ हवाएं। और ट्रोपोपॉज पे जाने के बाद में जैसे ऐसे एयर राइज कर रही है तो उसके बाद उसे मुड़ना ही मुड़ना है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में उसे मुड़ना ही मुड़ना है। और टेम्परेचर भी कम हो चुका होता है, ठंडी हो चुकी होती हैं। तो एयर राइज करके ज़्यादा ट्रोपोपॉज तक जाती है, कुछ हवाएं उतनी ऊपर तक नहीं भी जाती हैं। तो ये जो अपर एयर सर्कुलेशन हमें फिर देखने को मिलता है, हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर से वह नीचे उतरती हैं। ये ट्रोपोपॉज एक लिमिट है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की जो बाउंड्री है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। दिस इज द ट्रोपोपॉज, यानी पृथ्वी और ट्रोपोपॉज के बीच में हवाएं ऐसे ऊपर उठ के यहाँ तक जाती हैं, फिर ये घूम जाती हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि जो हवा है वो ऊपर उठती है, ठीक है। और ट्रोपोपॉज जो मैंने सब पिछली बार आपको बता दिया था कि ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी पर बराबर नहीं है, मतलब इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ। और पोलर रीजन तक जाते जाते ये जो ट्रोपोपॉज है वो उसकी हाइट कम हो जाती है, यानी लगभग यहाँ पर 17-18 किलोमीटर तक ऊंचाई देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो राइजिंग एयर है उसी की वजह से ये जो ट्रोपोपॉज की जो बाउंड्री है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ट्रोपोपॉज की ये बाउंड्री है, टी और पी, ट्रोपोपॉज। तो हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद फिर ठंडी होती हैं और उसके बाद फिर वो इधर मूव करेंगी और इधर मूव करेंगी। हवाएं उठ रही हैं, क्योंकि जहाँ से हवाएं बराबर उठ रही हैं तो हवा नीचे वहाँ जा नहीं सकती, बिकॉज एयर इज़ राइजिंग फ्रॉम दिस जोन। तो वो नीचे आना चाहे तो इस रास्ते से नहीं आ सकती, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ फ्लक्स ऑफ राइजिंग एयर। तो फिर वो इधर उधर मूव कर जाती हैं। और हीट की वजह से जो एयर राइज करती है उसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो ड्यू टू द लो प्रेशर एट इक्वेटर द एयर राइजेज एज कन्वेक्शन करेंट्स। वो सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो एयर राइजेज रीचेज अराउंड ट्रोपोपॉज, कूल्स ड्यू टू द लो टेम्परेचर एट हाइट्स। उसके बाद इट टर्न्स टू द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, देन इट डिसेंड्स। वो हम डिसेंड बाद में करेंगे इसका, हवा नीचे उतरती है। और यही हवाएं, अभी आप जेट स्ट्रीम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मतलब अगले ट्यूटोरियल्स में, आगे के ट्यूटोरियल्स में, कि यही जो राइजिंग एयर है जब ये ट्रोपोपॉज तक ऊंचाई तक पहुंचती है, 10, 12, 14, 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पहुंचती है, तो वो बन जाती है जेट स्ट्रीम। बहुत तेज़ चला करती हैं, हालांकि उनका डायरेक्शन जो है वो वेस्ट से ईस्ट होता है, वो हम सब बाद में पढ़ेंगे। बट राइजिंग एयर जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो अपर एयर होती है, और अपर एयर सर्कुलेशन में ही जेट स्ट्रीम का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, राइजिंग एयर जहाँ पे लो प्रेशर होगा, इसको आप ध्यान रखिए, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे एयर राइज करेगी। और राइजिंग एयर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट मतलब होल्ड करने की क्षमता होती है उसके अंदर, और इस वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यानी एक प्रकार से यहाँ पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है और पानी वगैरह बरसता है। और यही वजह है कि इन रीजन्स के आसपास हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो रीजन्स आप देख रहे हैं रेन फॉरेस्ट का ही रीज़न है। देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है ना, अमेज़न इधर अफ्रीका में, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा पानी बरसता रहता है, तो यहाँ पे वर्षा वन पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर यहीं से गुजरेगी, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। और अनस्टेबल वेदर कंडीशंस बनती हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे राइजिंग एयर होगी वहाँ पे अनस्टेबल वेदर कंडीशन होती है, मतलब क्लियर स्काइज हमें देखने को नहीं मिलते, वेदर फॉर्म होते रहते हैं, और जेट स्ट्रीम का भी फॉर्मेशन होता है। और इसी रीजन में ITCZ भी हमें मिलता है, यानी एक तो लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा यहीं पे हमें ITCZ, जिसके बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल्स में जानेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो किनका कन्वर्जेंस होता है वो डिटेल में, मतलब थोड़ा ज़्यादा हम अगले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे, यहाँ भी जिक्र करेंगे। और इसी में डोलड्रम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डोलड्रम का मतलब होता है कि जहाँ पे हवाएं शांत होती हैं, मूवमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है सरफेस विंड्स का। अक्सर गर्मी के मौसम में जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप कहते हैं ना कि हवा का मतलब पत्ता भी एक नहीं हिल रहा है पेड़ का, हवाएं एकदम शांत हैं, तो वो स्थिति होती है, काम रीज़न होता है डोलड्रम। यहाँ पे सरफेस विंड्स नहीं देखने को मिलती, मतलब देयर आर अब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स, मोस्टली अब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हवाएं जो सीधा ऊपर उठती रहती हैं, मतलब एयर। अब देखिए यहाँ पर
हम 3 डायमेंशनल फिगर तो आपको दिखा नहीं सकते, तो सीधी सीधी सी बात है कि हवाएं जो हैं वो सरफेस से ऊपर उठती हैं और इस प्रकार से वो घूमती हैं। मतलब वो वेस्ट टू ईस्ट वाली बात नहीं है, इनका मूवमेंट मेरिडिशनल है, मतलब नॉर्थ साउथ इस तरह से मूवमेंट इनका होता रहता है। अब इसी को आप अप्लाई कर लीजिए कि हवाएं जो हैं वो बीच से भी ऐसे उठ रही हैं और एक सेल बनाती हैं ऐसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बराबर ऊपर उठती रहती हैं, तो ऊपर उठने की वजह से सरफेस विंड्स हमें देखने को नहीं मिलती। और यही वजह है कि इन रीजन्स में जब पानी के जहाज़ वगैरह पहले जब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो चलते थे, तो जब हवाएं एकदम शांत हैं तो उस वक्त हवाओं के मूवमेंट से जो जहाज़ हैं वो आगे बढ़ते थे आसानी से। तो यहाँ पे जहाज़ अटक जाते हैं, आगे मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए इस इलाके को डोलड्रम का इलाका कहा जाता है। दैट इज़ ड्यू टू द absence ऑफ सरफेस विंड्स, बिकॉज सरफेस विंड्स चलने की बजाय ये हवाएं हमेशा ऊपर उठती रहती, मतलब दे कीप ऑन राइजिंग राइजिंग राइजिंग, तो सरफेस विंड्स नहीं बन पाती। जो भी सरफेस विंड्स आती हैं वो अभी हम देखेंगे आगे चल के कि किस प्रकार से जो मूवमेंट हुआ वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज का हमें देखने को मिलता है। तो हवाएं सरफेस पे आते ही इस रीजन में ऊपर उठ जाती हैं, मतलब हवाएं आ रही हैं लेकिन वो ऊपर उठ जाती हैं। अब ऊपर उठ जाती हैं, बराबर ऊपर उठती हैं, तो नीचे हवाएं हमें चलती हुई देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि यहाँ पे डोलड्रम का रीजन बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग ऑफ एयर। नो सरफेस विंड्स, ऑलमोस्ट नो सरफेस विंड्स आर फाउंड। वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये डोलड्रम क्या हमेशा बना रहता है? तब क्या होता है जब प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट करती हैं, आगे जाती हैं, तो क्या होता है डोलड्रम का, वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स और लिख लेने चाहिए? एक हमने लिख लिया था, एक और लिख लेते हैं। एयर राइजेज एज कन्वेक्शन करेंट्स, एंड वो भी कंटिन्यूसली ये काम चलता ही रहता है। और उसके बाद एयर रीचेज ट्रोपोपॉज एंड देन डिसेंड्स, उसके बाद हवा नीचे उतरती है, और ये लगभग एट 30 डिग्री के आसपास उतरती हैं, वो हम अभी देखेंगे। और राइजिंग एयर की वजह से यहाँ पे अनस्टेबल वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। अनस्टेबल वेदर कंडीशंस, और क्या मैंने आपको बताया था, ज़रा बताइए आप? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। और क्या बताया था मैंने? कुछ और लिख लिया जाए। कंटेन्स ITCZ, यहाँ पे ITCZ हमें मिलता है, डोलड्रम भी हमें मिलता है। उसकी वजह क्या होती है? अब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स, जिसकी वजह से हमें डोलड्रम देखने को मिलता है। अनस्टेबल वेदर कंडीशंस में क्लाउड, है ना, रेन, ये सब। और जो ITCZ है वो आपको यहीं बता दूं कि ITCZ जो है वो शिफ्ट करता है विद द शिफ्ट ऑफ प्रेशर विंड्स, शिफ्ट ऑफ प्रेशर कंडीशंस, प्रेशर बेल्ट्स एक प्रकार से कहा जाए। प्रेशर बेल्ट्स के शिफ्ट होने के साथ ये भी शिफ्ट होता है। डोलड्रम का क्या होता है ये आप सोचिए। तो हमने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो पढ़ ली, जो कि बहुत ही ईजी है। 0 डिग्री के आसपास 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर आप खींच दीजिए और बन जाती है। एयर को उठता दिखा दीजिए, फिर नॉर्थ साउथ डिसेंड करता हुआ मुड़ता हुआ दिखा दीजिए। तो अब जब हमने लो प्रेशर को उठाया ही है तो हम सबसे पहले जितनी भी लो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनको पढ़ डालते हैं। और दूसरी लो प्रेशर बेल्ट लेने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रहा हूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे भी हम एक बेल्ट बना लेते हैं। ये हमने बना दी बेल्ट 60 डिग्री। वैसे जो आपको फिगर्स में देखने को मिलता होगा कि 60 से 65 डिग्री, लेकिन ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा हूँ। जबकि बेल्ट्स जो होती है ना उनकी एक यहाँ पे चौड़ाई आपको 60 से 65 डिग्री दिखाई जाती है। ये एक डायनेमिक लो प्रेशर बेल्ट है। मतलब एक तो लो प्रेशर बेल्ट ये हो गई, ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये बेल्ट है आपकी थर्मल लो प्रेशर बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है? थर्मल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इतना ध्यान रहना चाहिए। और ये है आपकी लो प्रेशर बेल्ट डायनेमिक, इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
प्रेशर बेल्ट। और ये जो बेल्ट है ये है डायनेमिक। पिछले ट्यूटोरियल मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इट इज़ ए डायनेमिक बेल्ट और ये थर्मल बेल्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बेल्ट मिलती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पूरी पृथ्वी पे रोटेशन की वजह से रहता है। मन में क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पूरी पृथ्वी पे है और इक्वेटर पे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर ही हमें देखने को मिलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हवाएं तो ऊपर राइज करनी चाहिए, करती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो रोल है वो सोलर रेडिएशन का ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रेशर बेल्ट है शिफ्ट करती है। अगर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेल्ट बनती होती तो ये बेल्ट शिफ्ट कैसे करती, क्योंकि इक्वेटर तो हमेशा उसी जगह रहती, लेकिन ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती हैं। शिफ्ट होने की वजह है सन का एपरेंट मूवमेंट, यानी पृथ्वी के घूमने की वजह से जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक होता है, तो सन का एपरेंट मूवमेंट उसे हम कहते हैं। तो सन का मूवमेंट की वजह से प्रेशर बेल्ट जो है ये आपकी 0 डिग्री पे जो हमने बताई है आपको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करती है, ऊपर जाती है, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड आती है। तो जो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेगी सन के अपरेंट मूवमेंट की वजह से, तो आप ज़रा बताइए कि हम कैसे कहते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही बनती है। सोलर रेडिएशन को उसमें रोल है कि नहीं है, इसीलिए इस बेल्ट को हम थर्मल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। और यहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट बन रही है, यानी कि यहाँ पे भी हवाएं उठेंगी। लो प्रेशर का मतलब क्या है, हवाओं का उठना। जैसे इस प्रकार से हवा यहाँ हमने उठाई थी, यहाँ भी उठाएंगे हम, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर लो हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, वो सारा पिछला ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम एयर को उठाएंगे, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, लेकिन ध्यान रहे इक्वेटोरियल रीजन से जो हवाएं उठती हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाती हैं, क्योंकि ट्रोपोपॉज वहाँ पर ऊंचा होता है। यहाँ पे ट्रोपोपॉज उतना ऊंचा नहीं होगा, इसलिए ये हवाएं ज़्यादा ऊपर तक हम नहीं उठाएंगे। यहाँ पे इनको इतना ऊपर उठा देते हैं, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, ये ऊपर उठी हवाएं, डायग्राम ठीक नहीं बन रहा, दोबारा बनाता हूँ। ये हवाएं ऊपर उठी, ये अब चूंकि जहाँ हवाएं ऊपर उठ रही हैं वहाँ पे हवाएं नीचे तो आ तो सकती नहीं है, तो ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है वो थोड़ा सा कम है अब, यानी कि ऊंचाई कम कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये ट्रोपोपॉज है आपका, और ये हवाएं मूव करेंगी, इधर जाएंगी और इधर आएंगी, ठंडी होंगी, डिसेंट करेंगी। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं वहाँ पे क्या होता है, वेदर फॉर्म होते हैं और पानी बरसना शुरू हो जाता है, मतलब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, अनस्टेबल वेदर कंडीशंस होती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये हवाएं राइज करती हैं। और चूँकि पोलर रीजन्स की तरफ से जो आने वाली हवाएं होती हैं, ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलर रीजन्स की तरफ से, मतलब ये आपका पोलर रीजन है, यहाँ से जो सरफेस विंड्स आती हैं तो आने के बाद ये यहाँ पे काफ़ी ठंडी होती हैं, यहाँ तक आते आते यहाँ की अपेक्षा कुछ गर्म हो चुकी होती हैं, तो ये भी उठती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वार्म करंट्स भी देखने को मिलती हैं। मतलब ये जो बेल्ट है ये इस तरह से लो प्रेशर बेल्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कोई डिफरेंस हमें देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप उसको दिमाग में रखिएगा कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हवाएं राइज तो करती हैं, जो सरफेस विंड्स पोलर रीजन की तरफ से आती हैं वो भी कुछ गर्म हो जाती हैं आते आते, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाके उड़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो करंट्स हैं, वार्म करंट्स देखने को मिलती हैं, प्लस यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इलाका भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ज़मीनी हिस्सा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, ये है वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में 60 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा, 60 डिग्री, और हमें 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच में हमें ये बेल्ट दिखानी होती है। तो ये बेल्ट हम है, तो इस पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये बेल्ट आप देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको खींच के दिखाई है। तो इस बेल्ट में आप देखिए कि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो ज़्यादा है, मतलब समुद्री इलाका कम है बल्कि ज़मीनी हिस्सा ज़्यादा है ना। देखिए ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का, देखिए साइबेरियन इलाका जो रशिया का है, एशिया का सदर्न पार्ट, यूरोप का हिस्सा, यहाँ पे ग्रीनलैंड भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये बेल्ट बनती है, लो प्रेशर बेल्ट बनती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये चूँकि पोल एरिया के नज़दीक है इसलिए इसको सब पोलर कहा जाता है, पूरी तरह से पोलर नहीं है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
और ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये सर्टिफिकेट डायनेमिक बेल्ट है। अब यहाँ पर जो ओशन वाटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, मतलब जो लैंड पार्ट होता है, और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें सेम सोलर रेडिएशन में डिफरेंशियल हीटिंग हमें देखने को मिलती है, डिफरेंशियल कूलिंग हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंशियल हीटिंग और डिफरेंशियल कूलिंग की वजह से आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा होगा, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत पहले इन्हीं ट्यूटोरियल्स में, इसी क्लाइमेट के चैप्टर के ट्यूटोरियल्स में आपको देखना चाहिए। तो पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। कॉन्टिनेंटल पार्ट जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडी और ठंडा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो हमें कंटिन्यूस देखने को नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो 60 डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब इसके नीचे यहाँ पे 60 डिग्री आपको मिलेगा। और अगर हमें बेल्ट बनानी हो तो हम यहाँ पे बेल्ट बनाएं, क्योंकि जो बेल्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी बनती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनती हैं, दोनों में बनती हैं, लेकिन मैं नदर्न हेमिस्फीयर में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप बना सकते हैं। तो ये भी जो लो प्रेशर बेल्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए यहाँ पे समुद्री इलाका ज़्यादा है, वैसे यहाँ पर ये पूरी तरह टच नहीं करता है, मतलब जो मैंने ड्रॉ कर दिया है मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ। वास्तव में मुझे इसको नीचे से निकालना चाहिए इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे समुद्री इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग 40 डिग्री यहाँ पे होगा 40 डिग्री, है ना। ये 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में बहुत तेज़ भयानक हवाएं चलती हैं। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल इलाका है यहाँ पे लो प्रेशर नहीं देखने को मिलता है, खासकर ठंडियों के मौसम में। और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है, यानी यहाँ लो प्रेशर इस प्रकार से डिफरेंट टुकड़ों में देखने को मिलता है, जिनको हम एडीज़ कहते हैं। आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, वेव्स के रूप में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटल इलाके में विंटर जो सीजन होता है उसमें तो नहीं देखने को मिलती लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट, that is subpolar low pressure belt, is not continuous in northern hemisphere because of the continental part are more there। वहीं पे उन्हीं डिग्रीज के बीच में 60 से 65 डिग्री के बीच में यहाँ पे जो सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो कंटिन्यूस देखने को मिलती है, 12 महीने देखने को मिलती है। और यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं 40 से 60 डिग्री के बीच में, जिनके बारे में बाद में आपको बताऊँगा। तो सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट दोनों रीजन में उनकी खासियत मैंने आपको बता दी। तो ये सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यानी जो दूसरी बेल्ट हमने पढ़ी वो है सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट, और इनमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। इसका जो एक्सटेंसन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक। इसका एक्सटेंसन 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ, इसी प्रकार से 60 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ में हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये एक डायनेमिक लो प्रेशर बेल्ट है, डायनेमिक लो प्रेशर बेल्ट, थर्मल नहीं है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरे से पहले इसी में हम थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बताया तो उसको लिख देते हैं कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है कि विंड्स कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन बिकम कंपैरेटिवली वार्मर, गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से विंड्स राइज। तीसरा एक कारण मैंने बताया था, सम वार्म ओशन करेंट्स आल्सो प्ले देयर रोल इन हीटिंग द कोस्टल एरियाज, क्योंकि भाई जो करेंट्स हैं वो समुद्र के किनारे ही तो होंगे ना। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से यहाँ पर हमें ये लो प्रेशर बेल्ट हवाओं का जो ऊपर उठती हैं उसकी वजह से, ये 2-3 कारण मैंने आपको बताया। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट, ये कन्वेक्शन करेंट्स नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये राइजिंग एयर करेंट्स हम इन्हें कह सकते हैं। राइजिंग एयर करेंट्स रीच अप टू ट्रोपोपॉज। आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोपॉज तक जाने पर ये बनती हैं जेट स्ट्रीम्स भी। राइज अप टू ट्रोपोपॉज एंड देन टर्न नॉर्थ और साउथ एंड डिसेंड 30 डिग्री, वो मैं भी आपको बताऊंगा।
हवाएं नीचे उतरती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। 30 से 35 भी लिख देता हूँ, 30 से 35 डिग्री के बीच में। और चौथा ये है कि जो कि राइजिंग एयर है, अनस्टेबल वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। बड़ी ही डिस्टर्बिंग बेल्ट है ये। यहाँ पे चक्रवात देखने को मिलते हैं। चक्रवात की वजह है कि यहाँ पे पोलर फ्रंट्स बनते हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू पोलर फ्रंट्स। और ये पोलर फ्रंट्स बनते हैं, पोलर फ्रंट्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, वार्म एंड कोल्ड विंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और जो मैंने आपको बताई थी वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, कि दिस लो प्रेशर बेल्ट इज़ नॉट वेल प्रोनाउंस्ड, मतलब पूरी तरह से देखने को नहीं मिलती थ्रू आउट द ईयर। विंटर में तो क्या होता है कि विंटर में जो मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर बेल्ट सिर्फ और सिर्फ ओशन वाटर पर ही, वाटर बॉडीज़ पर ही पाई जाती है। इन विंटर कुछ चीज़ें मैं इसमें ये भी ध्यान में रखता हूँ कि जो बहुत ही क्यूरियस बच्चे होते हैं वो काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी उनकी डोज मिलनी चाहिए। दैट इज़ वाई समटाइम्स आई गेट कंप्लेंट दैट कि द वीडियोज़ बिकम सुपरफिशियल। बट वीडियो है, रोज़ाना की क्लास तो है नहीं, एक बार बनता है, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए ना कि एक आपकी भी डोज पूरी हो, कोई ज़्यादा जानना चाहता है तो उसकी भी डोज पूरी हो, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जस्ट मैनेज। तो विंटर, थ्रू आउट द इन विंटर लो प्रेशर एरिया इज़ फाउंड ऑन वाटर बॉडीज़ ओनली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही हमने था। अब और डायग्राम लेते हैं, वही बोला, तो देखते हैं क्या बाकी रह गया। तो मेरे ख्याल से मैंने सब बता दिया यहाँ पे, है ना, कि जो यहाँ पे लो प्रेशर एरियाज़ हैं वो ऐसे ऐसे मतलब एडीज़ में पाए जाते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे कंटिन्यूस होते हैं, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे पोलर फ्रंट्स बनते हैं, मैंने अभी एक नाम लिया था। दरअसल पोलर फ्रंट्स मतलब फ्रंट्स तब बनते हैं, पोलर फ्रंट जब, फ्रंट का मतलब क्या होता है, आमना सामना होना, मतलब कोई आप किसी एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, दैट इज़। तो जो डिफरेंट टेम्परेचर की जो एयर करंट्स होती हैं, विंड्स होती हैं, वो मिलती हैं, तब जाके फ्रंट्स बनते हैं। तो भाई पोलर रीजन से जो हवाएं आ रही हैं वो कोल्ड हैं, यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं वो कंपेरेटिवली वार्मर है। हम सरफेस विंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब सरफेस पे जो हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, और यहाँ से जो एक सर्किल बन रहा है तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो कंपेरेटिवली गर्म है। तो इस प्रकार से पोलर फ्रंट्स बनते हैं। पता चला कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है ना। तो जो वार्म करंट है और जो कोल्ड करंट है वो आपस में टकराती हैं और फिर साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। मतलब डिफरेंट जो विंड्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर की आती हैं ना। तो वार्म विंड है तो ऊपर उठ जाएगी, ठंडी थोड़ी सी नीचे रहेगी, तो इस प्रकार से टकराती हैं आपस में, आमना सामना होता है, मतलब दे कोलाइड, फ्रंट बना देती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी, साइक्लोन की वजह से वहाँ पे पानी वगैरह काफ़ी बरसता है, अनस्टेबल वेदर कंडीशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। बड़े ही डिस्टर्बिंग बेल्ट है, साइक्लोनिक बेल्ट है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये बेल्ट बनेगी। मैं ड्रॉ कर देता हूँ 60 डिग्री के पास, ठीक है, 60 डिग्री 65 डिग्री के बीच में बनती है। तो अब ये दो हमने पढ़ ली, तो कितनी लो प्रेशर बेल्ट्स हुई ज़रा बताइए आप। 1 2 3, जो मैंने आपको बताया था कि 3 लो प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, और इनमें से ये थर्मल लो प्रेशर बेल्ट है और ये दोनों डायनेमिक हैं। अब बारी आती है कि लो प्रेशर बेल्ट्स तो हमने पढ़ ली, अब 4 जो हैं वो बेल्ट्स बाकी हैं जो हमें पढ़नी है। अब वो चारों हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। इसके लिए हमें इन्हें देखना पड़ेगा कि जो हवाएं हैं ये अब उतरेंगी, यहाँ वाली यहाँ उतरेगी, यहाँ वाली जाके हम यहाँ डिसेंड कराएंगे, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक और बेल्ट, और वो बेल्ट हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे लगभग 30 डिग्री पे। ये ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे, और ये बन गई ऐसे, यहाँ पे भी बन जाएगी एक। अब देखिए क्या है कि ये जो हवाएं हैं 30 डिग्री का सफ़र तय करके लगभग यहाँ पे उतरती हैं, तो यहाँ पे हम इन हवाओं को उतारेंगे, और ये जो आने वाली हवाएं हैं वो भी यहीं आके उतरती हैं।
डिसेंड करती हैं, और जहाँ पे हवाएं उतरेंगी वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। जहाँ पे हवाएं डिसेंड करती हैं वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, और इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, इसकी वजह हम देखेंगे अभी। तो ये प्रेशर बेल्ट इस वजह से बन रही है क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन से आने वाली हवाएं भी उतरती हैं, सब पोलर रीजन से आने वाली हवाएं भी उतरती हैं, और जहाँ हवाएं उतरती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, जोन क्रिएट होता है, और मैं पिछले ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था। तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ये इसी वजह से बन रही, बिकॉज हेयर द एयर करेंट्स डिसेंड। और जो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था आपको, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पे हवा को राइज करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हवा राइज कर रही है तो यहाँ तो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। आप बताइए जो 60 डिग्री पे जो पोलर रीजन है तो वहाँ से तो ज़्यादा कम से कम 30 डिग्री रीजन पे होगा, तो यहाँ तो हवाएं निश्चित उठनी चाहिए, लेकिन कहाँ से उठेंगी? यहाँ तो हवाएं आके ऐसे बैठ रही है ना, और ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। यहाँ की हवाएं उठना चाहें तो कैसे उठें? क्योंकि ये हवा उठना भी चाहे तो ये आके इनको दबा देती हैं, इस वजह से हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट, जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और ये एक डायनेमिक बेल्ट है। कैसी बेल्ट है? डायनेमिक बेल्ट है। और जहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पर स्टेबल वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं, यानी कि शांत वातावरण, साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं, और क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं होता। जो हवाएं उतर रही हैं उनमें क्योंकि वो ठंडी हवाएं होती हैं, हालांकि नीचे आते थे थोड़ी गर्म होती ज़रूर है, तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता भी है ना, ध्यान से देखिए, जब थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता भी है, जब हवाएं सरफेस पे आने लगती हैं, ऐसे नीचे उतरने लगती हैं ना, तो गर्मी की वजह से वो मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्टेबल वेदर कंडीशन है, यहाँ पर मैं क्लाउड ड्रॉ नहीं करूँगा, सूखा इलाका। तो यहाँ पर स्टेबल वेदर कंडीशंस होती हैं, अभी जो हम पॉइंट लिखेंगे वहाँ पर लिख देंगे। और यही वजह है कि इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के आसपास हॉट डिजर्ट्स मिलते हैं। देखिए मैप, ये देखिए आप, है ना, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये 23.5 डिग्री पे है तो 30-35 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। और इन रीजन्स के आसपास देखिए कितने सारे ये डिजर्ट एरियाज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, हॉट डिजर्ट्स, हॉट डिजर्ट रीजन। ये जो नीला नीला है ये कोल्ड डिजर्ट रीजन है, ठीक है। तो ये हॉट डिजर्ट रीजन इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिक्स के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया था कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवाएं राइज करती हैं, वेदर फॉर्म होता है, पानी बरसता है, रोज़ बरसता है, कम से कम इक्वेटर के आसपास तो रोज़ ही बरस जाता है। और रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स के अंदर का रीजन, यानी लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का रीजन, वहाँ पर आपको हॉट डिजर्ट्स मिलेंगे। और यहाँ जो मैंने हॉर्स लैटिट्यूड की बात की, उसकी वजह ये है ना कि वास्तव में जो ये रीजन है ना, आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पर हवाएं उतर रही हैं, जैसे मान लीजिए ये हवाएं उतर रही हैं, ठीक है, और इनके बीच में पानी के जहाज, क्योंकि देखिए अब चूँकि 3 डायमेंशनल फिगर तो बन नहीं सकती, बट ये समझ लीजिए कि जो जहाज है मतलब इनके बीच में है, ठीक है, जहाज जो है इनके बीच में है जैसे बना थोड़ा समझ लीजिए। तो अब इसको मूव करना है, तो अब हवाएं यहाँ उतरेंगी तो निश्चित है जो प्रेशर बना देंगी, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। प्लस ये हवाएं एक प्रकार से सेल बनाती हैं, मतलब ये ऐसे 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 घूमती रहती हैं, तो इस वजह से ये हवाएं ऐसी जाएंगी, फिर ऊपर उठ जाएंगी, हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ पे भी एक डोल ड्रम जैसी स्थिति बन जाती है, और एक हाई प्रेशर भी क्रिएट होता है। मूव नहीं करते जहाज़ ठीक से, और पानी होने की दिक्कत हो जाती, जो कुछ भी वो लाए होते अपने साथ, तो और उस वक्त घोड़ों का भी व्यापार होता था। अब देखिए इसमें 30-35 के बीच का रीजन लगभग इतना पड़ेगा, यानी कि ये रीजन। अब इस रीजन में देखिए जो यूरोप से घोड़ों का व्यापार होता था, अटलांटिक ओशन से होते हुए ये लोग अमेरिका में, कैरेबियन आइलैंड्स में,
तो जो जहाज़ चलते थे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि वो ठीक से मूव नहीं कर पाते थे, लंबा सफ़र हो जाता था, तो ये घोड़ों को पानी में कूदा देते थे, ऐसा पढ़ने को मिलता है, जिससे कि वो जहाज़ कुछ हल्के भी हो जाए, प्लस जो खाने पीने का सामान है उनके पास उस की भी खपत कम हो। और इसमें स्पेन का नाम ज़्यादा पढ़ने को मिलता है कि जो स्पेनिश शिप्स वगैरह होते थे तो वो अमेरिका की तरफ मूव करते थे, तो उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, तो इसलिए इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। हालांकि ये रीजन तो हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने 40 बताया तो यहाँ पे लगभग 30-35 का बनेगा, लेकिन अब चूंकि इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है तो इसको भी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, इतने रीजन को लगभग लगभग, है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड आल्सो लाइक डोलड्रम जैसी स्थिति होने की वजह से भी जहाज़ मूव नहीं करते थे, उस वक्त घोड़ों का व्यापार होता था। तो हाई प्रेशर की वजह से और डोलड्रम की स्थिति की वजह से जब नहीं मूव होता था तो वो खाने पीने के सामान की प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, तो जानवरों को नदी में फेंक, उसमें ओशन में फेंक देते थे। और दूसरी चीज़, जहाज़ को हल्का करने के लिए भी ऐसा करते थे। तो ये सारे रीजंस हैं, तो उन्होंने उसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम दे दिया, तो वो हो गया। तो ये हो गया आपका हाई प्रेशर जोन। इसी प्रकार से भी हाई प्रेशर जोन बनेगा, है ना, बेल्ट बनेगी। इसके लिए क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, ये है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये इसमें जो है, मुझे शुरू में बता देना चाहिए था पर मुझे ध्यान में नहीं आया। वैसे ट्रॉपिकल वगैरह हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा और मुझे थोड़ा शुरू में बताना चाहिए था। देखिए डायग्राम देखिए आप, कि इस डायग्राम में 3 बेल्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो ये हो गई आपकी टोरिड जोन की बेल्ट, मतलब जहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, और ये थर्मल बेल्ट्स हैं तीनों, क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से ही तीनों बेल्ट बनाई गई हैं। इसके बाद यानी 66.5 से लेकर 23.5 के बीच में ये हो जाती है आपकी टेम्परेट जोन, यानी कि जहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होती जितना यहाँ पे है, उतनी ठंडी भी नहीं होती जितना पोलर रीजन में होती है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके बाद ऊपर का जो पोलर रीजन है ये आपका है फ्रिजिड जोन, यानी जहाँ पे बर्फ़ तक जम जाती है, ये शीत जोन हो जाता है आपका। तो सोलर रेडिएशन की वजह से ऐसा है, मतलब तिरछी किरणें पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, है ना, तो ये सन की वजह से ये बेल्ट्स तीनों बनी हुई हैं। तो ये आपका होता है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास का। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग 30-35 डिग्री तक आपका ये सब ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है, जो कि लगभग टेम्परेट का ही हिस्सा है। तो आप एक प्रकार से आप इस इलाके को ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं। ये टेम्परेट, ये फ्रिजिड, लेकिन ये थर्मल बेल्ट है। और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, और ये प्रेशर बेल्ट्स किसका नतीजा है, इन्हीं थर्मल बेल्ट्स का नतीजा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं जिसके डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, और सन के अपरेंट मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर कंडीशंस बदलती हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ट्रॉपिकल कहा गया है। तो चलिए हम लोगों को जो नोट करना हम नोट करते हैं, इसको हटाते हैं। तो बताइए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा जाए, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा जाए इसका एक्सटेंशन, मतलब ये बेल्ट किन किन डिग्रीज़ के बीच में पाई जाती है। तो एक्सटेंशन में हम लिखेंगे 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। ये एयर डिसेंडिंग जोन है एक प्रकार से, ठीक है। एयर डिसेंडिंग जोन का मतलब होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर डायनेमिक बेल्ट। एक प्रकार से थर्मल बेल्ट नहीं है, डायनेमिक बेल्ट है। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ की एयर आती हैं, इसको भी लिख देते हैं हम थोड़ा सा, कि जो एयर्स हैं एक तो आती हैं फ्रॉम पोलर रीजन, और दूसरी कहाँ से आती हैं, फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन। ये इक्वेटोरियल रीजन से हवाएं आके यहाँ नीचे उतर रही हैं, और ये सब पोलर रीजन से हवाएं आके नीचे उतर रही हैं, इसमें हम लिख देते हैं फ्रॉम सब पोलर रीजन, ठीक है। तो एयर डिसेंडिंग जोन होता है। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम इसमें, स्टेबल वेदर कंडीशंस मिलती हैं, ड्राई वेदर कंडीशंस मिलती हैं, स्टेबल वेदर कंडीशंस, ठीक है। ये क्लीन
स्काई देखने को मिलता है, ड्राई वेदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसका वजह हमने बताई थी कि मॉइस्चर नहीं होता, हवाएं उतरती हैं, ठंडी होती हैं। और चौथा, इसी वजह से मतलब इसी स्टेबल वेदर कंडीशन की वजह से, ड्राई वेदर की वजह से यहाँ पे हॉट डिजर्ट्स आर फाउंड। हॉट डिजर्ट्स आर फाउंड नियर ट्रॉपिक्स। ठीक है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। पांचवा, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। देखिए, अब चूंकि पॉइंट में पहले लिख देता तो क्लियर ना होता, आप चूंकि समझा चुका हूँ तो आपको सारे पॉइंट समझ में भी आ रहे होंगे। एक चीज़ और दिमाग में आपके आनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे निग्लिजिबल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एबल इनफ टू मेक द एयर करेंट्स राइज। क्यों? बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग एयर्स, बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग एयर करेंट्स, या आप कह सकते हो डिसेंडिंग विंड। आती हैं उतरती हैं तो यहाँ से हवाएं ऊपर नहीं जा पाती। इसके बाद यहाँ तो हमने हवाएं उतार दी, ये जो हवा जा रही है वो भी कहाँ उतरेगी? यहाँ आके पोलर रीजन में उतरेगी। ये आपका 90 डिग्री के आसपास पोलर रीजन है। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हो कि लगभग 80-85 से 90 डिग्री के बीच में ये पोलर रीजन बनता है। वैसे हम यहाँ पे ये रीजन है, ये बेल्ट में शो नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन मैं छोटा सा आपके लिए बना दे रहा हूँ इस टाइप से, थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, है ना। तो ये आपकी एक प्रकार से ये पोलर बेल्ट आपकी, तो ये हवाएं यहाँ से उठ के यहाँ जा रही हैं, और ट्रोपोपॉज यहाँ पे और नीचे होगा, और कुछ नीचे कर देते हैं ट्रोपोपॉज को, मतलब ये कर देते हैं हम ट्रोपोपॉज, ये 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे हवाएं जाती हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे हवाएं चारों तरफ से आती हैं, मतलब एयर करेंट्स कम फ्रॉम दिस साइड आल्सो, दिस साइड आल्सो, मतलब एक वॉर्टेक्स बनाती है यहाँ पे, जैसे पोलर वॉर्टेक्स कहा जाता है। पोलर वॉर्टेक्स, भंवर, यानी चारों तरफ से हवाएं उतरती हैं यहाँ पे, ऐसे एक प्रकार से, ऐसे 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 हवाएं उतर रही हैं यहाँ से आके, यहाँ से आके हवाएं एकदम उतरती हैं चारों तरफ से। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे हवाएं ऐसे आके सरफेस पे ऐसे उतर रही हैं चारों तरफ से, भंवर बनाती चारों तरफ से। तो डिसेंडिंग जोन होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, और वैसे भी कोल्ड रीजन होने की वजह से भी यहाँ पे हाई प्रेशर है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ वैसे उतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हवाएं उठनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है कि खुद ही वहाँ पे इतना हाई प्रेशर होता है कि हवाएं उठ नहीं पाती हैं। ठीक है, वो सरफेस पे चलती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन जाएगा आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री के आसपास ये हाई प्रेशर इलाका, तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे पोलर वोर्टेक्स बनता है, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। ठीक, ये आप इसी प्रकार से यहाँ भी डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हवाएं उतरेंगी, यहाँ से हवाएं चलेंगी, यहाँ पे उतरेंगी, यहाँ से हवाएं चलेंगी, यहाँ पे उतरेंगी, ऐसे करके, और फिर ये सरफेस पे आएंगी, फिर घूमेंगी, तो इस तरह से सेल बनाएंगी। और ये एक थर्मल बेल्ट है। कैसी बेल्ट है? थर्मल बेल्ट, क्योंकि ये लो प्रेशर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से ये बेल्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ले लेते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पहला पॉइंट, एक्सटेंशन, ये आप 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में समझिए। दूसरा, एक थर्मल बेल्ट है ये, वेरी लो इंसोलेशन रीचेज हेयर। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? एयर डिसेंडिंग जोन है ये भी, और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो आती हैं कमिंग फ्रॉम विंड्स कमिंग फ्रॉम सब पोलर लो डिसेंड हेयर। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट।
या हाई प्रेशर रीजन आप कह सकते हो, ठीक है। ये पांचवा क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मेड निग्लिजिबल बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग जोन बन जाता है, वेरी लो टेम्परेचर एंड विंड्स आर हैवी, हवाएं भारी होती हैं तो क्या उठेंगी। और छठा, कोल्ड डिजर्ट्स आर फाउंड, इन इलाकों में कोल्ड डिजर्ट्स आर फाउंड क्योंकि जो हाई प्रेशर जोन होते हैं वहाँ पर स्टेबल वेदर कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशंस होती हैं, स्टेबल वेदर कंडीशंस, ठीक है। और ये जो वेरी लो इंसुलेशन मैंने बताया ना, जो इंसुलेशन पड़ता भी है तो बर्फ़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हम एल्बेडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बेडो, मतलब जैसी सनरेज आई एब्जर्व नहीं हुई, ऊपर चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया, एल्बेडो। तो ये बड़ा मेस सा क्रिएट हो गया है, बट आपने स्टेप बाय स्टेप समझा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है, और क्लियर भी हुआ होगा। आप खुद ड्रॉ करके कोशिश करेंगे तो और अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये जो हवाएं नीचे उतरती हैं तो सरफेस विंड्स पे क्या क्या हमें कुछ समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। देखिए हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, और ये लो प्रेशर जोन है। तो ये जो हाई प्रेशर जोन हॉर्स लैटिट्यूड है, यहाँ से हवाएं इधर की तरफ आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन मैंने कोरियोलिस फोर्स पे भी आपको एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि दिशाएं बदलती हैं, हवा जो हवाएं हैं वो सीधी नहीं चलती, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो जो फेरल का नियम है, एक फेरल्स लॉ, हम कहते हैं फेरल्स लॉ, जो कोरियोलिस फोर्स को लोग नहीं समझ पाते, फेरल्स लॉ को ध्यान में रखा करें कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो विंड्स हैं वो अपने राइट टर्न कर जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से विंड उतर रही है हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ, तो आप खुद देखिए कि आप मान लीजिए विंड ऐसे आ रही है तो आप इस तरह से खड़े होइए कि इधर आपकी पीठ हो, ये आपका मुंह हो, तो आपका राइट ये बन जाएगा। इसलिए हवाएं यहाँ पर उतरती हैं तो ऐसे, ये इस टाइप से, ये। वैसे मैंने आपको एक मतलब जब मैंने एक्सप्लेन किया था कोरियोलिस फोर्स, उसमें बताया था कि इक्वेटर की तरफ से अगर आप मूव कर रहे हो तो आप आगे की तरफ जाओगे, आगे की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ। और अगर आप इक्वेटर की तरफ मतलब कहीं से मतलब आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, यानी वेस्ट की तरफ। इक्वेटर की तरफ तो पीछे रह जाओगे, लैग बिहाइंड। इक्वेटर की तरफ से जा रहे हो, इक्वेटर की तरफ से आ रहे हो तो आप अहेड हो जाओगे, आगे चले जाओगे, यानी ईस्ट की तरफ। तो अब चूंकि इक्वेटर की तरफ से नहीं जा रहे हैं बल्कि इक्वेटर की तरफ को आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए ये लैग बिहाइंड करेंगे और वेस्ट की तरफ मुड़ जाएंगी। कुछ नहीं तो आप कम से कम इतना ही ध्यान रखिए, और नहीं तो सीधा सीधा नियम ध्यान रखिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को आपको दाहिने मोड़ देना है, सदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को आपको बाएं मोड़ देना है। यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, विंड्स राइट टर्न लेती हैं, तो इसका दूसरा ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो लेफ्ट टर्न लेती हैं। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से है। अब यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है आपका लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो हवाएं अगर इस तरफ को जा रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं, और आप मुंह उधर पीठ इधर करे हैं, मतलब मुंह आपका उस तरफ को है, सामने देख रहे हैं, तो आपका दाहिना ये होगा। तो ये हवाएं क्या करती हैं कि इस तरफ को मुड़ती हैं ऐसे, ये सरफेस विंड्स हैं। मतलब ये जो हवा उतरने के बाद ऐसे घूम गई ये, और यहाँ जो है हवा उतरी, जो हवाएं उतरती हैं कुछ इधर को घूमती कुछ उधर को घूमती हैं। तो हवाएं उतरी मतलब ये हवा उतरी ऐसे करके तो इधर भी और उधर भी जाती हैं। तो ये हवा उतरी और इधर को घूम गई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इस तरह से इधर को घूमी तो इस तरह से। एक प्रकार से जो हॉर्स लैटिट्यूड है ना, इट इस दोनों को सेपरेट करता है, मतलब इन हवाओं को सेपरेट करता है। अच्छा, ये हवाएं ट्रेड विंड्स हैं,
मतलब ये हवाएं जो है जहाज़ों को चलने में, उस वक्त व्यापार में जो जहाज़ पानी में जाते थे मदद करती थी, क्योंकि ये सरफेस विंड्स हैं, वो जहाज़ को आगे ढकेलने में मदद करती थी, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा गया। अब चूंकि ये विंड्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिख रही हैं आप, ठीक है, तो जो हवा जिस दिशा की तरफ से आती है उस दिशा के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, इसलिए इनको ईस्टर्ली कहा जाएगा, मतलब इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाएगा और ये ईस्टर्ली विंड्स भी हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहा जाता है। यानी कि कैसे लिखें, यहाँ पे जगह कम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, और ये हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो इसलिए वेस्टर्लीज, मतलब ये वेस्ट से निकली, जहाँ से निकली उनके नाम पर इनका नाम वेस्टर्लीज। और इनको वैसे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ही लिख देते हैं हम, यहाँ पे जगह कम है, वेस्टर्लीज यानी पछवा पौने और पूर्वा पौने। तो हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो दो विंड सिस्टम के बीच में एक अलग करता है, दो विंड सिस्टम्स को। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो हॉर्स लैटिट्यूड में ओरिजिनेट करती हैं, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड सेपरेट्स टू विंड सिस्टम्स। द ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम हॉर्स लैटिट्यूड एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन। In the same way, westerlies originate from horse latitude and they travel to the subpolar region। और ये हवाएं ऐसे आती हैं और यहाँ आने के बाद, चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा। और इस प्रकार से अगर यहाँ देखें तो ये आपका लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी और दाहिने मुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे इस तरह से हवाएं बनेंगी ऐसे। अब आप देख रहे हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, इसलिए इन्हें ईस्टर्ली कहा जाएगा और इनको कहा जाएगा पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। यही हवाएं फिर यहाँ आने के बाद ऊपर उठ जाती हैं, यहाँ आने के बाद ऊपर उठ जाती हैं क्योंकि लो प्रेशर जोन में ऊपर उठ जाएंगी, ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे एक सेल बनाएंगी, ऐसे एक ऐसे सेल बनाएंगी, एक ऐसे सेल बनाएंगी, एक ऐसे सेल बनाएंगी, यहाँ पे भी सेल बनेगा, यहाँ पे भी सेल बनेगा, यहाँ पे भी सेल बनेगा, मतलब चक्र पूरा हो जाता है। हवाएं राइज करती हैं, फिर ट्रोपोपॉज तक जाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं, सरफेस पे चलती हैं, सरफेस पे आके फिर ऊपर उठ जाती हैं। हालांकि ये जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ पे कोई हवाएं ऊपर नहीं उठती, लो प्रेशर जोन पे भी हवाएं उठती हैं। तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। जहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी वहाँ पे वेदर फॉर्म होता है, वेदर कंडीशंस अनस्टेबल होती हैं। तो ट्रेड विंड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, ईस्ट की तरफ से आएंगी तो ईस्टर्लीज, वेस्ट की तरफ से आएंगी तो वेस्टर्लीज, यानी पूर्वा हवाएं और पछुआ हवाएं। और यहाँ पर अगर हमें बनाना हो तो ये आपका है हाई प्रेशर जोन, है ना, वही हॉर्स लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं हॉर्स, इसका भी नाम हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया। हालांकि यहाँ पे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं, हॉर्स लैटिट्यूड, हाई प्रेशर जोन और ये लो प्रेशर जोन, तो हवाएं यहाँ से यहाँ चलेंगी। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हवाएं, मैंने बताया कि इक्वेटर की तरफ जा रही हैं तो वो पीछे रह जाएंगी, इक्वेटर की तरफ से आ रही हैं तो वो आगे चली जाएंगी, मतलब इस तरफ पीछे रह जाने मतलब वेस्ट। तो ये हवाएं जो हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। और फेरल के लॉ के अनुसार भी ये चीज़ें सही उतर रही हैं, क्योंकि मैंने बताया कि फेरल के लॉ के अनुसार ये कॉर्डलिस फोर्स जो है वो जो डाइवर्जन देता है, डिफ्लेक्शन देता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं हवाएं। अब आप देखिए, मान लीजिए आप ये हवा है और ऐसे आगे जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट तो ये बनेगा ना, और नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि भाई अगर इक्वेटर की तरफ, मतलब इक्वेटर से कहीं जा रहे हैं तो आगे ईस्ट, और कहीं से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो वेस्ट, यानी पीछे रह जाएंगे। तो देखिए ये हवाएं इक्वेटर की तरफ से नहीं आ रही बल्कि इक्वेटर की तरफ को जा रही हैं तो पीछे रह जाएंगे वेस्ट। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड है, हाई प्रेशर जोन है, और ये आपका लो प्रेशर जोन है। ये क्या है आपका? लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब आप ध्यान रखिए कि फेरल्स लॉ के अनुसार ये अपने बाएं मुड़ेंगी, तो ये हवाएं इधर आएंगी तो इनका बायां कौन सा होगा ज़रा बताइए आप? ये होगा। ये हवाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर की तरफ से आने वाली हवाएं, मतलब इक्वेटर इधर है ना, इधर से इधर को आने वाली हवाएं आगे भाग जाएंगी।
अब जैसे मान लीजिए पोलर रीजन है ना, और ये हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी, तो ये ऐसे जाएंगी, ऐसे, ठीक है, यानी अपने बाएं मुड़ रही हैं। और वैसे भी मैंने बताया कि इक्वेटर की तरफ को जाने वाली, इक्वेटर इधर है ना, तो इस तरफ को जाने वाली हवाएं हमेशा वेस्ट की तरफ घूम जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो या तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने दाहिने घूमती हैं। मतलब हवा को आप ऐसे ले जा रहे हो तो आप भी सोचो कि ऐसे चल रहे हो और आप देखो कहाँ मुड़ेंगी हवाएं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर उसमें बाएं मुड़ती हैं। बाएं मुड़ने का मतलब जहाँ भी हवा आप जा रही है तो आप उसके मुंह की तरफ, मतलब उसका मुंह बन जाओ, एरो की जगह आप अपना समझ लीजिए आपका मुंह है वहाँ पे, तो आप बाएं हवा को घुमा सकते हैं। कुछ ध्यान ना हो तो आप इतना ध्यान रखें कि इक्वेटर की तरफ से आने वाली हवाएं, मतलब इक्वेटर की साइड की तरफ से आने वाली हवाएं हमेशा आगे भागती हैं, तो वो ईस्ट की तरफ हो जाएंगी। और जो इक्वेटर की तरफ से नहीं आ रही बल्कि इक्वेटर की तरफ को जा रही है, इक्वेटर की तरफ को जा रही है, तो वहाँ पर आप उनको पीछे कर देंगे, यानी वेस्ट की तरफ कर देंगे बस। यानी कि मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है और भी यहाँ पे बनी हुई है ना, मान लीजिए 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो अगर मान लीजिए कोई हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, मतलब इक्वेटर की तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो वो पीछे रह जाएगी। और इक्वेटर की तरफ से जा रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वेटर से ही चले, मान लीजिए यहाँ से चल रही है ऊपर जा रही है, तो अब इक्वेटर की तरफ से, मतलब इक्वेटर नीचे है तो इस तरफ से आ रही है, ऊपर जा रही है, यानी इक्वेटर की तरफ से आ रही है, तो वो हमेशा आगे भाग जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वेटर की तरफ से आने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, इक्वेटर की तरफ को जाना, इक्वेटर की तरफ को जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेटर को आप बेस बनाइए तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि अगर इक्वेटर की तरफ से आ रही हैं तो वो ईस्ट भाग जाएंगी, मतलब कि आगे चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया हुआ है। और वो इक्वेटर की तरफ को जा रही हैं, इक्वेटर को जा रही हैं, तो वो वेस्ट की तरफ घूम जाएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। थोड़ा हौच पौच ज़रूर हो गया है, बट हाथ से बनाया डायग्राम है और लाइव बनाया गया है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब कुछ हम विंड्स के बारे में लिख लेते हैं। वैसे कुछ हम ऐड कर देते हैं जो हमने अभी पॉइंट्स बनाए थे। ये जो हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का पॉइंट बनाया था, इसमें हम कहीं पे लिख देते हैं, जगह तो बची नहीं क्योंकि नीचे मैंने उसे ऐड कर दिया था कि दिस बेल्ट सेपरेट्स टू विंड सिस्टम्स, ट्रेड विंड्स जो कि ईस्टर्लीज हैं और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स यहीं पे ओरिजिनेट करती हैं, यानी कि हाई प्रेशर, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ट्रेड विंड्स इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में ओरिजिनेट करती हैं और इक्वेटर की तरफ जाती हैं। तो ये जो मैंने सोचा बाद में ही ऐड करूँगा, जब मैं इस चीज़ों को बता दूंगा आपको तब। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। जो सरफेस विंड्स हैं इन्हें प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है ना, कि ये जो है हमेशा पूरे साल भर चलती हैं और सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम, चलती रहती हैं ऑन अर्थ। इन्हें आप सरफेस विंड्स भी कह सकते हैं। इनमें हम लेते हैं जो टाइप्स में, यहाँ पे मैं बस इतना ही समझाऊंगा जितना ज़रूरी है ना। तो नंबर 1 ले लेते हैं ट्रेड विंड्स। इन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। और ये किन के बीच में चलती हैं? ये चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेके और ये इक्वेटोरियल बेल्ट तक चलती हैं, लो प्रेशर बेल्ट तक जाती हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये 0 डिग्री है आपका, तो 0 डिग्री से आपका 30-35 डिग्री यहाँ बनेगा, 30-35 डिग्री यहाँ बनेगा। तो ये हवाएं इधर से इधर को चलती हैं और फिर राइज करती हैं इस तरह से, और फिर ऐसे चलती हैं, फिर यहीं डिसेंड करती हैं। फिर वैसे मैं आपको सेल बताना भूल गया, ये जो यहाँ पे 3 सेल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इनके नाम है, इनके नाम इस प्रकार से हैं कि ये तो आपका हो गया हेडली सेल, मतलब जिन लोगों ने इसके बारे में पता लगाया, मतलब उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया हेडली सेल, ठीक है। ये आपका है फेरल सेल, ठीक, और ये आपका है पोलर सेल। 3 सेल हैं इस प्रकार से, ये हेडली सेल,
ये फेरल सेल और ये पोलर सेल। दिस इज हैडली, दिस इज फेरल, दिस इज पोलर। सबसे बड़ा सेल यही बनता है आपका हैडली सेल, सबसे ऊंचाई तक यही बनता है। 17, 17.5, 18 किलोमीटर तक कभी कभी पहुंच जाता है, और ये लगभग 7.5, 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है ट्रोपोपॉज की। और ये ट्रोपोपॉज से काफ़ी नीचे ये सेल बन जाते हैं। मतलब ये मत समझिए कि अगर ये ट्रोपोपॉज है और ये अर्थ है तो हवाएं राइज करती हैं, तो जो हवाएं ट्रोपोपॉज तक पहुंचती हैं उसका कोई मतलब नहीं है, इसके पहले ये सेल बन जाते हैं। और जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ना, वो इन्हीं के बीच में ही बनती हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी, जिसमें से काफ़ी फेमस इधर वाली है जो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, जिनका हमारे मानसून पे भी असर पड़ता है। तो क्या लिख रहे थे हम? ये हो गया, ये हैडली सेल बनते हैं यहाँ पे। कौन सा सेल बनता है? हैडली सेल। दूसरा प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। वेस्टर्लीज का मतलब समझे आप? वेस्ट से आती हैं जो हवाएं, जिस दिशा से आती हैं उसी दिशा के नाम पे, जिस दिशा को जाती हैं उस दिशा के नाम पे नहीं होता। और ये हवाएं जो हैं किन के बीच में चलती हैं? सब ट्रॉपिकल से लेके सब पोलर लो बेल्ट के बीच में। ये हाई हो जाएगा और ये लो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, ये ऐसे बीच बीच में ये। इसी प्रकार से यहाँ पे 30, यहाँ पे 60। तो 30 से 60 के बीच में, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि यहाँ से हवाएं उठती हैं, तो यहाँ पे जो सरफेस विंड्स हैं ऐसे आती हैं, ऐसे उठती हैं, फिर ऐसे सेल बनाती हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ से हवाएं ऐसे सेल बनाती हैं, इधर 90 डिग्री पे जाके उतरती हैं, ऐसे सेल बनाती हैं। तो ये सरफेस पे चलती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, है ना। तो ये आपका हैडली सेल था जो मैंने बताया आपको, और ये आपका हो जाएगा फेरल सेल, ये हो जाएगा आपका पोलर सेल। यहाँ पे ट्रेड विंड्स का क्षेत्र है, यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। यहाँ पे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज का क्षेत्र है, और यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज का क्षेत्र है। और तीसरा है पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज ये पोलर रीजन से सब पोलर लो तक जाती हैं, यानी 60 डिग्री 90 डिग्री के बीच में चलती है। मतलब ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है ये पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन हो गया, और ये सब पोलर लो हो गया यहाँ पे। तो ये हवाएं ऐसे इस तरह से सेल बनाती हैं, यहाँ से उठती हैं, यहाँ उतरती हैं, फिर सरफेस पे चलती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर उतरती हैं। इस प्रकार से अपर एयर सर्कुलेशन एंड सरफेस सर्कुलेशन, और ये पोलर सेल बनता है ये वाला। यहाँ पे बनेगा आपका फेरल सेल, और यहाँ आपका बनेगा हैडली सेल। और इन्हीं के बीच में बनती हैं जेट्स, इन्हीं के बीच में बनती हैं जेट। यहाँ पे भी जेट बनती है, बट दीज आर सब ट्रॉपिकल जेट ये है, और पोलर जेट ये है। तो ये मैंने आपको सरफेस विंड्स के बारे में बता दिया। मतलब सरफेस विंड्स यानी विंड का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि जेट विंड्स का होता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती हैं। इसे जोनल फ्लो कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। और जिन विंड्स की हम बात कर रहे हैं वो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ चलती हैं, है ना। और ये इस प्रकार से चलती हैं, इनमें ट्रफ भी पाया जाता है, क्रेस्ट भी पाया जाता है, और ये सरफेस विंड्स हैं। और ये अपर एयर सर्कुलेशन में आती हैं। जो सरफेस विंड्स हैं वो इस तरह से चलती हैं और अपनी दिशाओं को मोड़ती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को टर्न ले लेती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट को टर्न ले लेती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था 40 से 60 के बीच में, मतलब 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो रीजन है, मतलब ये जो रीजन है, यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। और अगर हम अपना डायग्राम देखें तो 30, 35, 40 डिग्री का इलाका यहाँ पड़ेगा, और 60 डिग्री यहाँ पड़ेगा। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट ज़्यादा है, देखिए मैप में, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि
जो हवाएं हैं वो वहाँ वेजिटेशन है, लैंड एरिया है, घर बने होते हैं, तो लैंड सरफेस पे फ्रिक्शन पैदा होता है, जबकि वाटर बॉडीज़ पे भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती, धुआंधार हवाएं चलती हैं पानी की, ओशन के ऊपर, सीज़ के ऊपर, कोई पठार नहीं, कोई पर्वत नहीं। इसकी वजह से जो स्पीड है वो यहाँ पे उतनी नहीं होती है, रुक रुक के स्पीड होती है, कहीं पे धीमी है, कहीं पे तेज़ है, लेकिन यहाँ पर हवाएं बेरोक टोक चलती हैं, बहुत रफ्तार से चलती हैं, और उनके नाम मैं बताता हूँ आपको। जो हवाएं 40 डिग्री पे होती हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है रोरिंग 40s, और नीचे आती हैं 50 डिग्री पे तो ये हो जाती हैं फ्राइटनिंग 50s, और जब नीचे आते हैं 60 डिग्री और तेज़ हो जाती हैं स्ट्रीकिंग 60s। मैं अभी इनको अलग से भी लिख दूंगा। तो 40 से 60 डिग्री के बीच में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और दहाड़ते हुए चलती हैं। फ्राइटनिंग मतलब होता है कि ऐसी हवाएं चलती हैं कि साए साए करते से डर लग रहा हो, और जब 60 पे चली जाती हैं तो बहुत भयानक हवाएं चलती हैं, चिल्लाती हुई जैसे। तो ये इनको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। विंड्स बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है 40 डिग्री पे के आसपास रोरिंग 40s, और 50 डिग्री के आसपास फ्राइटनिंग 50s, और 60 डिग्री के आसपास श्रीकिंग 60s। 40 50 60 इन्हें कहा जाता है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन, ऑलमोस्ट नो फ्रिक्शन ऑन ओशन वाटर बॉडीज़, ऑन ओशन सरफेस। इसकी वजह से ऐसा होता है, यही 40-50 डिग्रीज़ के आसपास इतनी तेज़ हवाएं जो नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं चलती, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल। तो हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ा। और एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, वो ये है कि ये जो ITCZ इलाका है, हालांकि इस पर तो हम बताएंगे, यहाँ जो हवाएं आ रही हैं, मतलब इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये हेड ऑन कोलाइड नहीं करती, मतलब टकराती नहीं है, बल्कि ये हवाएं आती हैं और यहाँ आके ऊपर उठ जाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये हवा आ रही है, ये हवा आ रही है, ऐसे समझिए आप कि ये हवाएं आ रही हैं, तो ये आपस में टकराती नहीं है, बल्कि ऐसे आती हैं। और ये आपका 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में जो डोलड्रम का इलाका है, तो यहाँ ऑलरेडी हवाएं गर्म होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हवा जो आ रही है, जिसका टेम्परेचर उतना नहीं है जितना इतना है, तो आते आते धीरे धीरे हॉट होना शुरू होती है। यहाँ आते आते तो वो ऊपर उठ जाती है सीधा, यहाँ आते आते इन्हीं हवाओं के साथ ऊपर उठ जाती है, क्योंकि यहाँ हवाएं ऑलरेडी ऊपर उठ रही होती हैं। तो इनके संपर्क में आते ये भी उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद फिर नीचे गिरती हैं, ऐसे आके फिर आती फिर ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपस में एक बफर जोन बना होता है, मतलब आपस में टकरा नहीं पाती। यहाँ पे इतनी हीट, सरफेस हीट होता है सोलर रेडिएशन के कारण, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती रहती हैं, कन्वेक्शन करंट्स हमेशा बनती रहती है। तो जो सरफेस विंड्स ऐसे आ भी रही हैं ना, वो यहाँ आते ही इनके हवाओं के संपर्क में पहले ही उठना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे कॉलिजन देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे हवाएं कम से कम कन्वर्स तो हो ही रही हैं, मतलब ये हवा आ रही है, ये हवा आ रही है, तो आपस में मिल रही हैं। तो ये जो है ना, ये जो जोन मैंने बनाया है, यहाँ पे दोनों हवाओं के मिलने का जोन है, टकराने का जोन नहीं है। इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। इंटर का मतलब उसी जोन के अंदर अंदर, उसी बेल्ट के अंदर अंदर। ट्रॉपिकल का मतलब ये ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ती है। कन्वर्जेंस का मतलब आगे मिलना, जोन का मतलब क्षेत्र, इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा गया है। ये किनके कन्वर्जेंस का जोन है? ये ट्रेड विंड्स के कन्वर्जेंस का जोन है। यहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं, देन दे राइज, दे डोंट कोलाइड। कोलाइड करने से तो फ्रंट बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे बताया था आपको पोलर फ्रंट के बारे में, कि किस प्रकार से यहाँ पर पोलर फ्रंट्स देखने को मिलता है। यहाँ की हवाएं जो ये जो सरफेस विंड्स ऐसे जा रही, मतलब सरफेस विंड्स यहाँ से जा रही हैं, यहाँ आ रही हैं, तो ये आपस में टकराती हैं। ये विंड्स, मतलब ये जो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, पोलर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो ये हवाएं आपस में टकराती हैं। यह हमारी गर्म हवाएं होती हैं अपेक्षाकृत, यहाँ वाली ठंडी हवाएं होती हैं, ये टकराती हैं, फ्रंट्स बनते हैं। ये फ्रंट्स यहाँ नहीं बनते, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, 7 प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा, और वहाँ पे सरफेस विंड्स किस प्रकार से ब्लो करती हैं, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा।
अब आगे के ट्यूटोरियल्स में ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा जेट विंड्स का भी मैंने, जेट स्ट्रीम्स का भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। आईटीसी जेट थोड़ा सा पढ़ा है, डोलड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड, सो मैनी थिंग्स वी स्टडीड इन द ट्यूटोरियल। अब आप खुद भी मेरे ख्याल से बना सकेंगे इन प्रेशर बेल्ट्स को। और अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो अब आपको ये डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सीधी सी बात है, अब आप जान रहे हैं कि ये क्या है, ये कौन सी बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है, ये हवाएं ऐसे क्यों जा रही हैं, क्यों आ रही हैं, है ना। यही हवाएं यहाँ पे फ्रंट बनाएंगी। यहाँ पर ये हवाएं फ्रंट नहीं बनाती क्योंकि ये राइज कर जाती हैं। यहाँ देखिए आपस में आके मिल रही हैं और यहाँ पे ये राइज कर जाती हैं। डिफरेंट सेल्स मैंने बताया, ज़रा बताइए आपकी इनके बीच का जो सेल बनेगा क्या कहेंगे, हेडली सेल है। इनके बीच का जो सेल बनेगा वो क्या, फेरल सेल है। इनके बीच का जो सेल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका पोलर सेल हो जाएगा। और यहाँ पे वॉर्टेक्स बनता है, हवाएं चारों तरफ से आके उतरती हैं। अब चूँकि वो नहीं बताया जा सकता तो ऐसे हवाएं आके चारों तरफ से उतरती हैं। और यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर, लो प्रेशर, अब आप खुद ही हवाओं को खींच सकते हैं यहाँ पे। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप भी थोड़ी ड्यूटी निभाइए, लाइक वाइक कर दिया करिए वीडियो को। इतनी मेहनत करते हैं हम, बनाते हैं वीडियोस। सो ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल, टाटा बाय बाय।